नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। यूनिट फर्स्ट का हम आज क्या कर रहे हैं, भारत में जो संविधान में क्या है शिक्षा संबंधी प्रावधान है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, यूनिट पहला है, आपको पता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ठीक है, मैंने प्रस्तावना करवाई हुई है। ठीक है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। उनके मुख्य आर्टिकल, धाराओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि, उत्तराखंड LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जुड़ना है आपको, और वीडियो पसंद आए तो अपने 10 साथियों में शेयर करना है, क्योंकि आपका सपना साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत, दृढ़ शक्ति, संघर्ष आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। तो जुड़ जाइए। भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित क्या है, प्रावधान निहित है, जिसमें पहले बात करूं तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान की धारा 45 में, ठीक है, 45 में क्या किया गया है, राज्य के 14 की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को क्या संविधान क्या देगा, इन्हें 10 वर्ष के अंतर्गत स्वतंत्र व अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करेगा तो संविधान की धारा 45 में क्या वर्णित है कि जो राज्य में क्या 14 वर्ष से नीचे हैं, या जिन्होंने 14 वर्ष अभी पूरा नहीं किया है, जो 14 वर्ष से नीचे के क्या है बालक है, उन्हें राज्य क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरा है, देखो इसमें क्या है, दूसरा आपका दिया है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। ठीक है, तो धारा 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के मनपसंद शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। धारा 30 में क्या कहा गया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद की शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, विद्यालय स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। वह अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है धारा 30 में वर्णित है। क्या कहा गया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद के शैक्षिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन वो स्वयं चला सकते हैं, उन्हें ये अधिकार दिया गया है। और अनुदान देते समय विद्यालयों के साथ इस प्रकार कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो धारा 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में कहा गया है। ठीक है, देखो पिछड़े वर्ग की शिक्षा की बात करूं तो पिछड़े वर्ग की शिक्षा संबंधित संविधान की धाराओं में और उनमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं। उसमें पहला आप सुनते आ रहे हैं धारा 17, ठीक है, जिसमें क्या अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, धारा 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, धारा 17 में है, इंपोर्टेंट है। धारा 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धारा 24 में कहा गया है जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, उन्हें किसी क्या फैक्ट्री में, खान में या किसी खतरनाक खानों में काम करने का क्या उन पे रोक है। ठीक है, अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या होगा, दंडनीय कार्रवाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 23, तो इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगी है। धारा 30 में, जैसे आप पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी होती है तो दास प्रथा थी। ठीक है, दासों को खरीदा और बेचा जाता था, तो मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगी है। ठीक है, तो धारा किस में, 23 में ये वर्णित है। धारा 15 की बात करूं तो हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए खुली शिक्षा। ठीक है, हिंदुओं के क्या है, जो सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थान है उनके लिए क्या, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए खुले रहेंगी। धारा 15 में ये वर्णित है। ठीक है, धारा 16 व 335 की बात करूं तो राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने में
छूट रहेगी। ठीक है, धारा 16 और 335 में क्या कहा गया है, जो राज्य को सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें स्थान आरक्षित करने का क्या रहेगी, इन्हें छूट रहेगी। ठीक है, और धारा 46 की बात करूं तो पिछड़े वर्गों में शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण में सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, जो पिछड़े वर्गों में शैक्षिक व आर्थिक हितों में क्या है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या करेगी सरकार, उन्हें क्या करेगा संविधान, तो सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करेगी। धारा 46 में यह वर्णित है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के 21वीं धारा में क्या वर्णित है, आप किसी भी धर्म या विशेष के लिए अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसके लिए आप दान देने के लिए, दान लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्या बाध्य नहीं कर सकते हो। धारा 28(1) में कहा गया है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 22(2) में कहा गया है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और धारा 28 के अनुसार अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं दिया जाएगा। धारा 28 में क्या कहा गया, जो अन्य धर्मों के क्या हैं अनुयायी हैं, अन्य धर्म का पालन करते हैं, अन्य धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनको क्या धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। धारा 28 में ये वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि शिक्षा। हमने धार्मिक शिक्षा जाना, अब जानते हैं कृषि शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार यदि राज्य चाहे तथा यदि वह उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने हेतु कदम उठा सकता है। ठीक है, कृषि शिक्षा में कहा गया, क्या कहा गया है अनुच्छेद 48 में, यदि राज्य चाहे तो वह क्या उसका यह उत्तरदायित्व स्वीकार करने में सक्षम हो तो आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से वो क्या कर सकता है, कृषि व पशुपालन का संगठन करने में, जैसे नए नस्लों का विकास करने में, नए बीजों का क्या करने में, उनका जन्म देने में, नस्लों का संरक्षण करने में, सुधार करने में वो कदम उठा सकता है। कृषि शिक्षा अनुच्छेद 48 में यह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य सामग्री। धारा 49 में कहा गया है राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने व स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करेगा। ठीक है, जो राज्य के क्या है स्मारक हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, ठीक है, उन्हें घोषित करने, उन वस्तुओं का संरक्षण करे। धारा 49 में कहा गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय क्या है हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है, जो हमारी संस्कृति को क्या करती हैं, संस्कृतियों को दुनिया के सामने विश्व पटल पर ला रही हैं, ऐसे स्थानों को वो क्या करेगी संरक्षण देगी। ठीक है, भाषा अनुदेशन में देखो आपको पता है संविधान की 350(a) की धारा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य तथा राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यकों समूह के बच्चों के लिए क्या करेगी, मातृभाषा में अनुदेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, क्या कहा गया 350 में धारा में भाषा संबंधी जो क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं उन्हें मातृभाषा में अनुदेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगी। धारा 350(a) में कहा गया है। वहीं धारा 351 में कहा गया कि यह संघ का कर्तव्य होगा। धारा 51 में क्या कहा गया, जो अल्पसंख्यक के क्या हैं बच्चे हैं उन्हें मातृभाषा में अनुदेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। धारा 350(a) में है, यह धारा 351 में कहा गया है। ठीक है, किसका कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार व विकास को प्रोत्साहित करे। ठीक है, 351 धारा 351 में क्या कहा गया कि संघ का कर्तव्य होगा वह हिंदी भाषा के प्रसार व विकास को प्रोत्साहित करेगा। जो हिंदी है मातृभाषा है उसका क्या करेगा, प्रसार करेगा, उसका विकास करेगा। किसका दायित्व है, किसका कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य है, ताकि वह भारत को समग्र संस्कृति के समस्त तत्वों के लिए क्या कर सके, अभिव्यक्ति का माध्यम बना सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए केंद्र व राज्य के शैक्षिक दायित्व। भारतीय संविधान के केंद्र व सरकार के शैक्षिक दायित्व स्पष्टतः परिभाषित किए गए हैं। केंद्र सरकार शिक्षा सुविधाओं के समन्वय, उच्च वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा हिंदी व अन्य सभी भारतीय भाषाओं में शोध कार्य व उनकी अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। संघीय क्षेत्रों की शिक्षा व केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर केंद्र का सीधा नियंत्रण है और अन्य क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन का दायित्व
किसका होगा, ये राज्य का होगा। ठीक है, अब क्या है प्रमुख क्या है संविधान में शिक्षा संबंधी धाराएं हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में ऐसी अनेक धाराएं और प्रावधान हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। ये निम्न प्रकार हैं, इन धाराओं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे जो शिक्षा संबंधी धाराएं हैं। तो जुड़ना है आपको, वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर करना है। देखो यूनिट पहला आपका है, ठीक है, यूनिट पहला है उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक की दृष्टि से, जो क्या है भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान है उनके बारे में परिचर्चा चल रही है। तो जुड़ जाइए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं भारतीय जो संविधान में शिक्षा संबंधी धाराएं हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो धारा 28(1) में क्या कहा गया, राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 28 में क्या कहा गया, जो राज्य निधि से क्या है पूर्णतः पोषित है। ठीक है, जो राज्य निधि द्वारा कोई संस्था चलाई जा रही है, मतलब कि जो सरकार द्वारा किसी शिक्षा से संबंधित संस्था चलाई जा रही है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या सर्वधर्म सम्मान वाली भावना होगी, धारा 28 में कहा गया है। ठीक है, धारा 29 की बात करूं, 29(1) की बात करूं तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, धारा 29(1) में कहा गया, ठीक है, भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी भाग में रहने वाला नागरिक समूह ही क्यों न हो, ठीक है, जिनकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, कोई भी क्षेत्र से हो, ठीक है, कोई भी जाति से हो, कोई भी जनजाति से हो, कोई भी वर्ग से हो, कोई भी समुदाय से हो, ठीक है, उन्हें क्या है अपने भाषा को बोलने का, अपने लिपि का प्रयोग करने का, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का क्या है पूर्ण अधिकार है। ऐसा धारा 29(1) में कहा गया है। ठीक है, 29(2) है धारा, इसमें क्या कहा गया है, जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोक नहीं दी जाएगी। क्या बोल दिया धारा 29(2) में कि जो राज्य द्वारा पोषित है, जिनका मतलब भरण पोषण राज्य कर रहा है, जिन पे वित्त, जिनमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है। ठीक है, स्टेट कर रहा है, तो उन पे क्या ऐसी शिक्षा संबंधी क्या है संस्थाएं अगर राज्य चला रहा है, राज्य द्वारा क्या हो रहे हैं संचालित हो रहे हैं, तो किसी भी नागरिक को धर्म हो गया, प्रजाति हो गया, जाति हो गया, धर्म, भाषा, इसके अनुसार क्या होगा किसी भी आधार पर क्या बोला है कि प्रवेश देने पर रोका नहीं जाएगा, रोक नहीं है, धारा 29(2) कहता है। ठीक है, धारा 30(1) में क्या कहा गया, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। क्या कहा गया धारा 30 में कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो, वो अपनी रुचि के अनुसार क्या कर सकते हैं शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, उन्हें ऐसा पूर्ण अधिकार दिया गया है धारा 30 में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक वर्ग से है तो उसे अपनी कोई शिक्षा संस्था खोलनी है तो वो नहीं खोल सकता है, ऐसा नहीं है, वो खोल सकता है। धारा 30(1) में, धारा 30(1) में वर्णित है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग से हो, चाहे धर्म पर आधारित हो या किसी अन्य भी पहलू पे आधारित हो, तो वो अपनी भाषा पर अपनी रुचि से शिक्षा संस्थाओं को क्या कर सकता है सत्यापित या स्थापित कर सकता है, ऐसा उसे अधिकार दिया गया है धारा 30(1) में। ठीक है, धारा 30(2) में क्या कहा गया, शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षा संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित हो, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जा रही हो। अब धारा 30(2) में क्या कहा गया, जैसे मुझे खोलना है कोई शिक्षा संस्था, ठीक है, मैं हूँ क्या, मैं हूँ, मेरा धर्म है, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, ठीक है, आप हिंदू धर्म से हो तो आप हिंदू धर्म को ही प्रोत्साहन नहीं दोगे। ठीक है, कोई भी अगर शिक्षा से संबंधित संस्था खोलनी है तो आप दोनों को बराबर अधिकार है। ठीक है, दोनों को क्या करोगे, दोनों की क्या करोगे मदद करोगे, उन दोनों पे ऐसा नहीं है कि तो आप हिंदू को क्या करें, हिंदुओं के लिए आप शिक्षा की संस्था खोलने का अधिकार दे रहे हो और मुस्लिम को नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए क्या हो, चाहे वो किसी भी धर्म की भाषा हो, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से हो, ठीक है, किसी से धर्म के हो, तो उन सभी को क्या है शिक्षा के क्या है संस्था खोलने का अधिकार है, राज्य उनका क्या करेगा, उन दोनों को अनुदान देगा। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, तो दोनों को अनुदान देगा, धारा 30(2) में है। धारा 41 की बात करूं
तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावशाली प्रावधान करेगा। ठीक है, धारा 45 हमने पहले ही बताया था, राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक बालकों को क्या देगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ठीक है, धारा 45 में ही कहा गया जो क्या है, राज्य में क्या है, जो 10 वर्ष से क्या है, जो 10 वर्ष के अंदर क्या करेगा राज्य, जो क्या है 6 से 14 वर्ष यानी 14 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं उन्हें क्या करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, धारा 45 में कहा गया। धारा 46 की बात करूं तो राज्य जनता के निर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण में रक्षा करेगा। ठीक है, राज्य जनता का जो निर्बल वर्ग है, विशेषतः अनुसूचित जाति हो गए, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति होगी, इनके आर्थिक हितों को क्या करेगा, सावधानी से इनमें वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। क्या कहा गया, धारा 46 में कहा गया। ठीक है, जो राज्य में क्या है, जो क्या है, निर्बल वर्ग हैं, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं, विशेषतः अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, तो इनके शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी में वृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से इसकी क्या करेगा, राज्य इनकी सुरक्षा करेगा, इनकी रक्षा करेगा। ठीक है, इनके हितों का क्या हनन नहीं करेगा। ठीक है, तो धारा 46 में कहा गया। धारा 343 की बात करूं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। ठीक है, तो धारा 343 में कहा गया जो संघ की राजभाषा है वो क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि क्या होगा, लिपि देवनागरी होगा। ठीक है, धारा 350 और में कहा गया प्रत्येक राज्य और राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। धारा 350 और में कहा गया, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा। धारा 350 और ठीक है ए। धारा 350 की बात करूं तो हिंदी भाषा की अभिवृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। ठीक है, किस में कहा गया किस में कहा गया, किस धारा में कहा गया कि हिंदी भाषा में अभिवृद्धि करना, वृद्धि करना, ठीक है, उसका विकास करना और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना यह संघ का कर्तव्य होगा। किस में कहा गया, धारा 350 में कहा गया, जिससे वह भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। जो मातृभाषा है जो हिंदी है, जिससे वो क्या बन सके, भारत की संस्कृति का अभिव्यक्ति का क्या बन सके, माध्यम बन सके। ठीक है, तो हमने जो क्या थे शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण धाराएं थी उनके बारे में परिचर्चा की। अब जो आपका नेक्स्ट सिलेबस में है वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, सिलेबस उठा के देखोगे तो यूनिट पहले में है, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जिसे समानता भी बोलते हैं, समता और बंधुत्व। अब इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न जनतांत्रिक गणराज्य का रूप दिया गया है। इसमें 4 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। 4 मूल अधिकार क्या है, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, बंधुत्व हो गया। ठीक है, देखो भारत की अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे ना, मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है, देखो आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो मुझे बताना उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है। ठीक है, तो जो क्या है, जो भारत को एक प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न जनतांत्रिक गणराज्य के रूप में से दिया गया है। इसमें 4 मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इन मूल अधिकारों को उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि शिक्षा द्वारा नागरिकों में उनके महत्व के संबंध में समझ उत्पन्न न हो जाए। देखो इन जो ये मूल अधिकार है इनका विकास तब तक तुम किसी नागरिक में नहीं कर सकते हो जब तक किसी नागरिक में उसके महत्व के संबंध
संबंध में समझ उत्पन्न नहीं हो जाए। जब तक आप न्याय के बारे में आप समझ नहीं सकते, इसके महत्व से आप अनभिज्ञ हैं या महत्व से आप परिचित नहीं हैं, स्वतंत्रता को आप जानते नहीं क्या स्वतंत्रता है, क्यों होनी चाहिए, समता क्या है, बंधुत्व क्या है, तब तक आपको आप इसके महत्व को समझ नहीं पाओगे। इन 4 आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए जनता को शिक्षित करना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके व्यवहार में न्याय लाना है, न्याय की भावना, स्वतंत्रता की भावना, समता की भावना, बंधुत्व की भावना है, तो जनता को शिक्षित करना आवश्यक है। इनका पृथक पृथक विवेचन और उनके शैक्षिक निहितार्थों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, न्याय के बारे में। ठीक है, जो पहला मूल अधिकार है न्याय, तो प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, तो हम पहले न्याय जस्टिस के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, न्याय के मूल अधिकार से केवल यह तात्पर्य नहीं है कि किसी अदालत द्वारा न्याय किया जाए। देखो, जो न्याय आप आज तक आपने न्याय शब्द सुना है, न्याय का मूल अर्थ यही नहीं है कि किसी अदालत द्वारा न्याय किया जाए। इसका अर्थ और भी विस्तृत अर्थों में हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, देखो, यह सब व्यक्तियों के बीच तथा व्यक्तियों एवं राज्य के बीच न्यायपूर्ण संबंधों की ओर केंद्रित है। संविधान न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है। न्याय भी क्या है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो पहला हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं कि क्या है आपकी सोशल जस्टिस, क्या है आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज में सबकी बराबरी को स्थान। ठीक है, समाज में क्या है? सभी बराबर हैं। सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी समुदाय से हो, सभी को समाज में क्या मिलेगा? सबका बराबरी का अधिकार है। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान दिलाने पे विश्वास दिलाता है। यह समान स्तर प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति हो, किसी भी लिंग हो, किसी भी प्रजाति हो, उन सभी का क्या है? समाज में बराबरी का क्या है? अधिकार है। ठीक है, और जो क्या करता है संविधान, क्या करता है? ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसा विश्वास दिलाता है कि सभी को समान स्तर प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, यदि हमें शिक्षा सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप प्रदान करती है तो हमें शैक्षिक संस्थाओं का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि उनके दरवाजे देश में किसी भी नागरिक के लिए सदैव खुले रहें। हमारे राष्ट्र में कोई भी शैक्षिक संस्था जो राज्य द्वारा संचालित हैं वह किसी विशेष धर्म, जाति या प्रजाति या क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं की जा सकती। हमारे विद्यालयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा जातियों में नहीं किया जा सकता है। संविधान में सब वर्गों के लिए राज्य सेवाओं से नियुक्ति को क्या करेगा? खोल देने का उद्देश्य उस समय तक पूरा कर सकता है जबकि सबको अपने आत्मविश्वास के लिए तथा ज्ञान वृद्धि के लिए उचित अवसर प्राप्त हो। यदि किसी भी योग्य विद्यार्थी को साधनों के अभाव के कारण शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं हो तो यह सामाजिक अन्याय संविधान की धाराओं के विरुद्ध होगा। ठीक है, देखो, किसी विद्यार्थी को साधनों के अभाव, संसाधनों के अभाव है, ठीक है, तो उन्हें शिक्षा के अवसर से हम वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें अगर वंचित कर रहे हो अवसर प्रदान करने से, क्या उन्हें वंचित रख रहे हो, तो यह सामाजिक अन्याय संविधान की धाराओं के विरुद्ध होगा। ठीक है, सामाजिक न्याय यह भी स्पष्ट करता है यदि कोई भी अयोग्यता हरिजनों पर जबरदस्ती लगाई जाती है तो यह कानून के खिलाफ होगी। हमारे संविधान ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में लाने की चेष्टा की है जबकि उसमें अस्पृश्यता को कानून द्वारा रोक देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि हरिजन तथा दूसरी पिछड़ी जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दूसरी जातियों के स्तर तक उठाना आवश्यक समझा गया है। इस स्तर पर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दिशा में विशेष कदम उठाएं। इस प्रावधान की पूर्ति हेतु राज्य सेवाओं में आरक्षण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। ठीक है, पहले से आपने देखा होगा कि हमारा समाज 2 वर्गों में विभाजित था, एक था उच्च वर्ग, एक था निम्न वर्ग। उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करते आता था। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये सामाजिक न्याय में हमने बताया। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, जो आर्थिक न्याय है इसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। देखो, आर्थिक न्याय का मूल अधिकार यह स्पष्ट करता है प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का, रखने का और उपयोग करने का अधिकार है। ठीक है, देखो, आर्थिक मतलब
मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में अर्थ मतलब कि धन, धन संबंधी, ठीक है। तो आर्थिक न्याय का मूल अधिकार ही स्पष्ट करता है प्रत्येक नागरिक को क्या है, संपत्ति अर्जित करने का, रखने का, उसका उपयोग करने का क्या है, पूर्ण अधिकार है, ठीक है। व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से यह तात्पर्य है कि व्यक्ति को इस बात के अवसर मिलने चाहिए कि वह अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका अभिप्राय यह है कि राज्य किसी को कोई वृत्ति चुनने का या कोई वृत्ति चुनने का लिए बाध्य नहीं कर सकती है, ठीक है। राज्य का कार्य तो यह भी है कि वह व्यवसाय इत्यादि के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करें और फिर व्यक्तियों को अपनी मर्जी के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दें, किंतु इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं। यदि सब व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेंगे तो क्या राज्य की इसकी अनुमति देगा? ऐसा स्थिति में राज्य को समाज कल्याण के क्या दृष्टिकोण में बाधाएं डालनी पड़ेंगी। केवल उतने ही डॉक्टर या इंजीनियरिंग प्रशिक्षित करने की सुविधाएं प्रदान की जाएगी जितने की समाज की सेवा के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। तथा देखो प्रार्थियों का चुनाव उनकी ऐसे प्रशिक्षण में लाभ उठाने की योग्यता के आधार पर किया जाएगा जो सबको अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के समान अवसर तो दिए जाएंगे, किंतु प्रशिक्षण के लिए उनका चुनाव होगा तो योग्यता क्रम सबसे श्रेष्ठ ही होंगे, ठीक है। तो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसे उस क्षेत्र में जाने का क्या है, पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है, जिसे आप राजनीतिक न्याय बोलते हैं, ठीक है। हमने सामाजिक जाना, आर्थिक जाना, अब तीसरा आपका क्या है, राजनीतिक न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक आयु का है जो, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। देखो लोकतंत्र बहुत बड़ा पर्व होता है, ठीक है, हमारे भारत देश के लिए सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र, ठीक है। तो जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 18 वर्ष जो पूर्ण कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है, उसे अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, ये पॉलिटिकल जस्टिस में कहा गया है। तो राजनीतिक न्याय में आप समझ गए हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। कैसा, राज्यसभा लोकसभा के लिए वह अपने प्रतिनिधि का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है, ठीक है। 18 वर्ष आप पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, मेरे जितने भी लर्नर है वो सब 18 अबव हैं, ठीक है। तो 18 से ऊपर है, उन्हें क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। वो राज्यसभा और लोकसभा में अपना क्या प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। और देखो आप चुनाव भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप क्या चुनाव में वहाँ नोटा, जब आप वोट देंगे तो आपको पता है कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए सभी के लिए एक एक की होता है, आगे बटन होता है, ठीक है, ऐसे होता है। और आप किसी को नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है नोटा भी होता है, ठीक है। आप क्या किसी को पसंद नहीं करना चाहते हो तो नोटा भी आपके लिए ऑप्शन होता है। जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, लर्नर तो मेरे सारा 18 अबव भी हैं, आपको पता ही है, आप और अच्छे से जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। यह प्रावधान वास्तव में देश में शिक्षा संगठन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक ऐसा भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और असामान्य नहीं है, ठीक है, असामान्य नहीं है तथा किसी संगीन अपराध का क्या मुलाजिम नहीं हो, वह वोट देने का अधिकार रखता है, ठीक है। वह चाहे प्रशिक्षित हो, चाहे किसी धर्म या जाति वर्ग का हो, उसे यह अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार ने शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए, जनतंत्र के लिए उत्तम नागरिकों बनाने के लिए उत्तरदायित्व डाल दिया गया है, ठीक है। जब आप वोट देने चाहे किसी भी वर्ग हो, किसी भी धर्म से हो, कितना भी बड़ा पद पर आदमी हो, लेकिन उसे क्या अपनी पंक्ति में ही वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि बड़ा पद में सूबेदार जी आ गए तो पहले जाके वोट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पंक्ति में आकर उनकी बारी होगी तभी वो वोट देने का उन्हें अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये क्या है, निम्न जाति की साथ में खड़ा हूँ, यहाँ तो क्या है, सभी को समानता है, ठीक है। तो लोकतंत्र में जब वोट देने जाते हो सभी को यहाँ क्या समानता आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो प्रत्येक प्राण को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया है, लेकिन इस अधिकार का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है यह कार्य मतदाता के ऊपर छोड़ दिया है, किंतु अशिक्षित तथा ज्ञान रहित मतदाताओं को फुसलाया भी जा सकता है, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। फलस्वरूप हमारे देश में मतदान में बहुत से दोष प्रकट हो गए हैं। इन दोषों को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। अतएव मतदाता को अपने मत देने के अधिकार का उचित उपयोग करना सीखना अत्यंत आवश्यक है। अपने आपको अपना मत देने का
उचित प्रयोग क्या करना है, सीखना है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि वर्तमान में क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी क्या दोष व्याप्त हो सकते हैं। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति को क्या बोल रहा है कि बहलाया और फुसलाया जा सकता है। ठीक है, लालच देके ऐसा बोल रहा है। तो इसको हटाने के लिए आपको शिक्षित करना, आपको हर क्षेत्र हर आयु वर्ग के व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने प्रतिनिधि, एक उत्तम प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा जो अगले 5 साल आपके लिए काम करेगा। ऐसा आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है स्वतंत्रता के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रत्येक नागरिक को क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संगठन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। आप संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ऐसा अधिकार हमारा संविधान आपको देता है। ठीक है, सारे देश में स्वतंत्रता से भ्रमण करने का, देश में किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान चुनने का अधिकार है। ठीक है, आप सारे देश में क्या, सारे ऑल इंडिया भारत में आप घूम सकते हो। ठीक है, आपको घूमने का अधिकार है, आप कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, देश के किसी भी भाग में आपको निवास स्थान चुनने का अधिकार है। वह संपत्ति को अर्जित कर सकता है, आप संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं, बेच सकते हैं, या कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं, या कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं। ऐसी आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं कि आप उतरे सड़क में, आपने 4 लोगों को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। आपको देश के किसी भी स्थान में घूमने का, रहने का, निवास स्थान चुनने का, ठीक है, धन अर्जित करने का, बेच सकने का, वृत्ति अपना सकने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। ऐसी आपको स्वतंत्रता है, ऐसी हमारे संविधान ने प्रावधान किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए बोल रहा है किसी व्यक्ति के सजा केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है। प्रत्येक को अपनी निजी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, देखो किसी व्यक्ति को सजा देनी है तो केवल कानून के अनुसार ही दी जा सकती है। ठीक है, प्रत्येक को अपनी निजी संस्कृति को अपने ढंग से बनाए रखना है। जो आपकी पर्सनल क्या है, अर्जित संपत्ति है, जो आप उसे अपने ढंग से आप बनाए रख सकते हैं। और जो व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे सजा कानून के अनुसार ही दिया जा सकता है, आप नहीं दे सकते। कानून की आप मदद लेंगे, कानून के अनुसार ही उसे क्या कर सकते हो, सजा दे सकते हो। ठीक है, राज्य के फंड द्वारा संचालित शैक्षिक विद्यालयों में किसी भी धर्म को शिक्षण नहीं दिया जाएगा। देखो जो राज्य द्वारा, मतलब कि मैंने पहले ही बता दिया, हम पहले ही चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य कर रहा है, जिन पे फंड राज्य दे रहा है, तो उसमें किसी उन विद्यालयों में राज्य किसी भी धर्म के बारे में शिक्षण, विशेष धर्म के बारे में शिक्षा नहीं देगा। ठीक है, देगा तो सर्वधर्म सम्मान की भावना वाले होंगे। तो फंड अगर राज्य दे रहा है तो विशेष क्या नहीं देगा, विशेष धर्म का शिक्षण नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, किसी को अपने धर्म के कारण किसी सार्वजनिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, संविधान में उपयुक्त अधिकारों को प्रदान किए गए ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, किंतु उनका उचित प्रयोग उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक व्यक्ति को उस भावना से ही प्रेरणा ग्रहण न कर सके, उसमें उस भावना वह उसके अंदर उत्पन्न न हो जाए, वह उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो जाए। ठीक है, यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वाणी की स्वतंत्रता है। यह सत्य है क्या, किसी भी व्यक्ति को क्या है, वाणी की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी बोलें, ठीक है, देखो वाणी की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन वाणी कैसी बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होई, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए समता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्तर एवं अवसरों की समता का अधिकार देश के कानून के सम्मुख सबको बराबर मानने का है। ठीक है, समता मतलब इक्वलिटी, मतलब कि देश के कानून के समक्ष क्या है, सभी क्या है, सबको क्या है, सब बराबर है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को कानून का संरक्षण प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। जो विधि है, जो कानून है, वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता किसी नागरिक के साथ। ऐसा नहीं कि वो निम्न जाति के साथ है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा। कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी से समुदाय से हो, तो कानून इसकी क्या करेगा, उसकी क्या करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। सभी के सामने उसकी समान क्या है, अधिकार है। कानून सबके लिए क्या है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो,
सभी को क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, समता का अधिकार उस समय ही कुछ अर्थ रखता है जबकि व्यक्ति इसको व्यवहार में लाने योग्य हो, और वे ऐसे योग्य शिक्षा द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे योग्य किसके द्वारा, शिक्षा द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप मुझे बताना कि विवेकानंद ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी, शिक्षा की क्या परिभाषा दी थी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो विवेकानंद ने क्या दी थी, महात्मा गांधी ने क्या दी थी। ठीक है, हमने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, अब आपका अंतिम है आज आपके बारे में बंधुत्व के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या चर्चा परिचर्चा कर ली है, बताओ मुझे फटाफट। हमने क्या क्या जाना, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, न्याय भी हमने 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जाना। हमने समानता के बारे में चर्चा परिचर्चा की। अब हम जानेंगे बंधुत्व के बारे में। ठीक है, यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के अधिकार संविधान में दिए गए हैं, किंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के बीच रुकावट बन सकती है। इसलिए कुछ सीमाएं इन अधिकारों को व्यवहार में लाने पर जनहित के दृष्टिकोण से लगा दी गई है। जबकि मूल अधिकारों के प्रयोग में दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में रुकावट पड़ती है, या वह समाज विरोधी है या वह अनैतिक है, तो उन्हें व्यवहार में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान में व्यक्ति की मान मर्यादा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, किंतु यह राष्ट्र की एकता के लिए रुकावट नहीं हो सकती। ठीक है, व्यक्ति की मान मर्यादा तथा राष्ट्र की एकता दोनों पर ही का संविधान के ने बल दिया है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक अंकुश हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मर्यादा का सहारा लेकर देश के विघटन के लिए विचार प्रतिपादित नहीं कर सकता है। ठीक है, शिक्षा का कार्य नई पीढ़ी को इस बात से अवगत कराना है कि बंधुत्व हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, देखो वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, अतः उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह देश में भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचाए। शिक्षा द्वारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो जिसमें अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। क्या है शिक्षा, शिक्षा से हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो जिससे अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। तो हमने यूनिट पहले के हमने 4 से 5 टॉपिक एक साथ कंप्लीट कर लिए हैं। हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना मैंने बताया नहीं है, अगर आप प्रस्तावना जानना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं प्रस्तावना के बारे में भी इस लेक्चर के अंत में चर्चा परिचर्चा कर दूंगा। नहीं तो हमने प्रस्तावना के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना आपके लिए पेंडिंग है, उसको मैं अभी बताता हूँ। स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सेशन है, अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो धाराएं बताई शिक्षा संबंधी आपको, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है आपके लिए मैटर कहीं ना कहीं उपयोगी है, तो हमारी मेहनत को आपको क्या करना है, साकार करना है, अपने 10 साथियों में शेयर करना है। बाकी PDF पाने के लिए आप हमारे यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां आपको सारे अभी तक जितने वीडियो करवा दिए गए हैं उन सभी के PDF आपको मैंने भेजे हुए हैं। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आगामी 18 अगस्त तक आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और एक पद को अपने नाम कर सकते हैं। तो हमारी जो क्या है प्रस्तावना पेंडिंग थी, हम उसके बारे में जो क्या है भारत का जो उद्देशिका है, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे, हमने न्याय पढ़े थे। 3 प्रकार की न्याय देने की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समाज में सभी को समान अधिकार है। आर्थिक, सभी को क्या है, धन प्राप्त करने का, धन कमाने का। ठीक है, अर्थ के रूप में मैंने बताया था, तो आर्थिक न्याय और राजनीतिक। ठीक है, सभी को हमने मत देने का अधिकार है, हमने बताया था। ठीक है, तो क्या बोला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारत की प्रस्तावना उद्देशिका है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबकी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्या है, उद्देशिका है। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक पहला, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से हमने क्या, जो भारत की क्या है, हमने किसके बारे में, भारत संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के बारे में हमने परिचर्चा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए, जुड़ जाना है आज ही। अगर अपने सपनों को साकार करना है तो आज ही अपने YT चैनल से आपको संलग्न होना है। हम सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा, मेहनत, शक्ति, दृढ़ संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें, उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी PDF आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अटैच्ड कर दूंगा और टेलीग्राम में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को एक नई दिशा देनी है। थैंक यू सो मच।